हाँ जी गाइस, चलिए बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक 2 लेक्चर हम इसमें देख चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इसे कवर करेंगे विद केस स्टडी, जैसा कि हम अपने हर लेक्चर के एंड में करते ही हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर में। मीनिंग देख लेते हैं पहले। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। मैनेजमेंट का एक्चुअल उद्देश्य क्या है, यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, जो भी डायरेक्टेड होती हैं, उसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। यानी हम जो भी पढ़ रहे हैं, अभी आप जैसे 12th में हो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 90% स्कोर मार्क्स का करना है या 90 प्लस करना है। किसी ने 80% सोच रखा होगा, किसी ने 70% सोच रखा होगा, जो भी है। तो आज हम प्रोसेस अपना बढ़ा रहे हैं। कभी हम BST को लेकर बैठ जाते हैं, कभी इकोनॉमिक्स के तरीके से हम चल रहे हैं, कभी अकाउंट्स पढ़ते हैं हम, है ना। प्लानिंग आज कर रहे हैं, पढ़ आज रहे हैं, प्रोसेसिंग आज हो रही है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करना है ना। एग्ज़ाम में हमें कितने परसेंटेज लाने हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, वो यहाँ पर है कि ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स, बिल्कुल एंड रिजल्ट हैं, टुवर्ड्स द विच टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। जिसके प्रति एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड हो रही हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव में यहाँ 3 चीज़ें आएंगी। कैसे, वो देखो। द मैनेजरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। 3 मेजर कैटेगरीज यानी कि बड़ी कैटेगरीज हैं, प्रकार हैं, जिसमें ये इन्होंने क्या करी हुई है, क्लासिफाइड करी हुई है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी के प्रति अगर हम देख करके चलें तो सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर यह है कि एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, उसका अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें इसमें आएंगी, वो हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। चलो तो 1.3.1, और ये पेज नंबर में बात करूँ पूनम गांधी बुक का, तो पेज नंबर 17 है मेरे पास। चलिए, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में मीनिंग द दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट द प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये ऑब्जेक्टिव कहाँ पर उद्देश्य है इसका, इस ऑब्जेक्टिव का जो मेन एम है, फोकस है, वो किस चीज़ पर रहेगा, एट प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ पर फोकस रहेगा। किस चीज़ का, इस ऑब्जेक्टिव का, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। जनरली it is assumed that profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true। इसे अंडरलाइन करना। वो कह रहे हैं कि जनरली, हालांकि हम मतलब ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बताया, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, वो बताया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। बट ये सत्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर है क्या, अभी देखते हैं। तो पेज नंबर ये 17 था, मैं 18 पर चला जाता हूँ, ज़रा एक सेकेंड। यहाँ आ गए हम पेज नंबर 18 पर। तो क्या प्रॉफिट से अलग भी कुछ और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो द मैनेजर ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। क्या कह रहे हैं वो, कि मैनेजमेंट कोशिश करता है डेवलप करने की और अटेन करने की वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब बहुत सारी प्रकार, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज में। कैसे, द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजर आर। अब देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में भी अपने 3 ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। ये तीनों ही मेन फोकस करते हैं, इन तीनों पर ही मेन फोकस रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का। कैसे, सर्वाइवल का तो मतलब ये है, देखो कंपटीशन जैसे बढ़ रहा है हमारा, तो उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो किसी भी कंपनी को सर्वाइव करना बहुत कठिन बात है आज के टाइम में। तो उस सर्वाइवल की बात करेंगे। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। उन्होंने बोला है कि उद्देश्य जो है हमारी प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन का इज टू सर्वाइव करना एंड एग्जिस्ट करना इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट। अगर आप कॉम्पिटिशन से
नहीं लड़ सकते तो आप क्या हो जाएगा, धक्का मार दिया जाएगा, बाहर निकल जाओगे आप, मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए ऑफ टाइम की बात हो रही है ना। एंड इट इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब हम सिर्फ क्या करें, हम अपनी कॉस्ट को कवर करके चलें। अभी मैंने बात बताई भी थी आपको कि हमें इस तरीके से काम करना है कि वो हमारा इफेक्टिवली तो हो ही हो, एफिशिएंटली भी हो। हमारे लेक्चर 1 में आई थी ये बात। तो वो क्यों है, क्योंकि ताकि हम सर्वाइव कर सकें, क्योंकि प्राइस को हम बढ़ा नहीं सकते, हम अपनी कॉस्ट कम करेंगे तभी हम अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। सेकंड, हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एडिक्वेट का मतलब उचित, मतलब जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेहनत तो खूब सारी कर रहे हैं बट हमें प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्या बात है इसमें, कि प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो इसलिए है, देखो प्रॉफिट के बिना ना तो आप ग्रोथ कर पाओगे, ना आप एक्सपेंशन कर पाओगे बिजनेस का। देखो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। यानी प्रॉफिट किसके लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए। बिजनेस का एक्सपेंशन मतलब बढ़ोतरी करने के लिए। प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। भाई बिजनेसमैन क्या करता है, रिस्क को सहन करता है, तो उसके लिए रिवार्ड की तरह से काम करता है क्या, प्रॉफिट। किसको दिया जाता है, बिजनेसमैन को। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े ऑर्गेनाइजेशन के, एक सर्वाइवल एक प्रॉफिट। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें ग्रोथ। ग्रोथ यानी पता ही है आपको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ग्रोथ तो ही चाहेगी अपनी, है ना, वो ग्रो करना चाहिए एंड एक्सपेंड करना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को, मतलब बढ़ाना चाहेगी। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। सक्सेस का कैसे पता लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो मेजर करी जाती है बाय ग्रोथ रेट। ठीक है, और ग्रोथ का कैसे पता लगता है, ग्रोथ मेजर करी जाती है आपकी इन टर्म्स ऑफ सेल की टर्म्स में, कि आपकी सेल कितनी है, टर्नओवर कितना आपका ईयरली, या आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं, आप प्रोडक्ट कितने सारे यूज़ कर रहे हैं, आप कितने मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो पार्ले की बात करूं, पार्ले कंपनी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि पार्ले का बिस्किट ही बना रही है, वो बहुत ऐसे आइटम्स हैं जो पार्ले के आपके पास में आ रहे हैं बट हमें पता ही नहीं है कहाँ कि हाँ वो पार्ले के आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कितने सारे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने हमने अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। तो आपने सुना भी होगा एमएनसी कंपनीज जो होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं 200 300 ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है ग्रोथ का, इन चीज़ों से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जिसकी हमने बात करी थी, हमने पहला पढ़ लिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव दूसरा है सोशल और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात देखो यहाँ पर होगी कि जो एक कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको ना सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी ही वो चीज़ है जहाँ से हम रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, आप इंसानियत की बात कह लो या रूल्स कह लो या एनवायरनमेंट को देखते हुए कह लो। जैसे कि आज के टाइम में देखो लॉकडाउन हो रहा है, अब लॉकडाउन किसकी वजह से हो रहा है, एनवायरनमेंट शुद्ध हो रहा है हमारा। ठीक है ना, वो हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो चुका है अब। तो ऐसी कुछ बीमारियां ना हम उत्पन्न करें, जैसे कि काफ़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो फैक्ट्रीज़ की जो गंद निकलती है या काला पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, धुआं निकलता है, उससे देखो सोसाइटी को हार्म हो सकता है। तो उसके प्रति ना हमारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कर्तव्य होते हैं। तो उसके यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है ना, टुवर्ड्स द सोसाइटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी किसका पार्ट है, सोसाइटी का ही पार्ट है। बिजनेस भी कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। दे अर्न, इस बात पर फोकस करना, दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी की ही रिसोर्सेज को यूज करके अर्न करते हैं। सो इसीलिए दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। उन्हें सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, करना चाहिए, मस्ट डू। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, पॉइंट नंबर 1 आ रहा है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। उन्होंने बोला है कि आपकी एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं आप, अच्छी बात है चलाइए, लेकिन आप सप्लाई करिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स के और रीजनेबल प्राइस पर करिए। ठीक है, क्वालिटी दीजिए आप, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको प्राइस भी रीजनेबल रखना है।
दूसरा पॉइंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, ठीक है। कंट्रीब्यूट करिए आप डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़ में, जो भी आपके सोसाइटीज़ के इर्द गिर्द एक्टिविटीज़ चल रही हों, आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। जनरेशन का मतलब होता है यहाँ पर क्रिएट करना, कि आपको इकोनॉमिक वेल्थ भी क्रिएट करना है, मतलब आर्थिक संपत्ति के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट दें, मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह वहीं से हायर करें जहाँ की सोसाइटी को आप रिसोर्सेज जहाँ की यूज़ कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी आप वहीं का यूज़ करें ताकि उन्हें क्या मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। जो वहाँ की कम्युनिटी है उसको आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइक लोन वगैरह देना, या किसी को ऐसे ही पैसे मतलब उधार पर दे देना, या और भी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत होते हैं। मतलब आपका कोई वर्कर है, आप उसे फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं कि हाँ चल भाई ठीक है, तू एडवांस पैसे ले जा, काम करता रहियो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो वीकर सेक्शंस जो होते हैं उसमें फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ठीक ठाक है तो वो उनको सपोर्ट कर सकती है, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का अगर ध्यान रखें तो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। का मतलब है आपको एजुकेशनल कुछ प्रोग्राम्स या हेल्थ प्रोग्राम या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको आपको ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए, ताकि उससे दोनों फ़ायदे होंगे। एक तो जो आपकी सोसाइटी है वो क्या होती रहेगी, वो अपडेट होती रहेगी, और दूसरी ये बात है कि हेल्थ वगैरह का आप अगर उनकी ध्यान रखेंगे तो आपकी कंपनीज़ के लिए ही फ़ायदा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा है, वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाएंगे वोकेशनल ट्रेनिंग अगर आप उन्हें दिए हुए रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज। का मतलब है पार्टिसिपेट करिए आप एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स, जो भी आपके इर्द गिर्द में गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हों, या एनजीओज़ वगैरह से आप कोई वहाँ पर टच कर सकते हैं, अपना लिंक कर सकते हैं, उसके साथ में जुड़ जाइए, ठीक है। तो वहाँ से भी आप जा कर के सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कुछ आपको मेथड्स ऐसे रखने पड़ेंगे अपने प्रोडक्शन के जो कि फ्रेंडली हों। फ्रेंडली का मतलब जिनके बारे में लोगों को पता हो, सोसाइटी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए। तो आप जो यूज़ करोगे एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स होने चाहिए। और दूसरी बात, एनवायरमेंट का फ्रेंडली कैसे, मतलब यहाँ पर ये भी है कि आप ना जो कहते हैं ना एनवायरमेंट की वनस्पति को हम देख करके चलें, मतलब पेड़ पौधों को ज़्यादा हार्म ना हो, तो वो आपके मेथड कुछ ऐसे होने चाहिए प्रोडक्शन के कि वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होने चाहिए। वो एनवायरमेंट के लिए शत्रु का काम ना करें, मित्र का काम करें, ठीक है, उन्हें हार्म ना करें किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो इन्होंने यहाँ पर ये बात कह ही दी कि आपको ध्यान रखना है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, आप उसको अपॉर्चुनिटी दें किस चीज़ की, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। बेरोज़गारी बहुत है अपने इंडिया में, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही वाला है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही वाला है कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है। चलिए, तो हमने सारे के सारे पॉइंट पढ़े हैं, यहाँ पर कवर करें हैं, उसे हम रिवीजन के तौर पर देखेंगे बाद में, ठीक है। एक बार रिवाइज़ करेंगे जैसा कि मैं करता हूँ, 1 से 2 मिनट में पूरी की पूरी क्लास आपकी रिवाइज़ हो जाती है। पहले देख लेते हैं 1.3.3 में कह रहे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका क्या मतलब है उसे पहले समझते हैं। कह रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, मैंने पहले ही बताया था। एज एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है अगर वो सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेटेड होगा, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट आगे बता रहे हैं इसमें ये द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर। मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मैनेजमेंट के वो क्या हो सकते हैं वो बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब ये कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी जैसी कंपनी में अगर कोई और बंदा काम कर रहा हो, किसी दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर उसकी सैलरी अगर ज़्यादा अच्छी होगी तुम्हारे कंपैरिजन में, तो वो वहाँ चला जाएगा, सीधी बात है। तो आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कंपनी। मान लो कोई कंपनी है जिसमें आप
चाहते हैं कि हाँ मेरा एम्प्लॉय मेरे पास ही टिका रहे, तो आपको अपनी ही जैसी कंपनीज वाले बंदे के पास को ये देखना पड़ेगा सामने वाला बंदा उसको क्या सैलरी दे रहा है। आपको या तो उतनी ही सैलरी देनी पड़ेगी या उससे ज़्यादा, कम नहीं दे सकते आप उससे, अदरवाइज़ वो उधर शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल स्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। कह रहे हैं प्रमोशन आप दें उसे, ट्रेनिंग दिलवाएं उसको, पर्सनल ग्रोथ उसकी होनी चाहिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ होना बहुत ज़रूरी है, टू फुलफिल स्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ की हायर लेवल की नीड्स हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पॉइंट नंबर सी कह रहे हैं पीर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है उसकी रेस्पेक्ट आप करें, सेल्फ रेस्पेक्ट आप उसकी बहुत ज़रूरी है। पीर रिकॉग्निशन, उसको पहचानें आप अपने कलीग वगैरह को, मतलब सीधी बात है, आपको पता ही है, इज्जत दोगे तो वो ज़्यादा बेटर काम करेगा। वरना कोई भी किसी भी पोस्ट पे काम कर रहा हो बंदा, अगर उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। टू फुलफिल सोशल नीड, ठीक है। नेक्स्ट, गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब ये कि जो वर्किंग की कंडीशन है वहाँ पर, मतलब जिस टेबल पर वो बैठकर काम कर रहा है, आई मीन जिस टेबल को वो यूज़ करके काम कर रहा है, चेयर पर बैठा हुआ है, या मान लीजिए मशीन चला रहा है, वो कोई वर्कर है, मशीन से उसको हार्म ना हो जाए, तो आपको थोड़ी सी उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, उसकी हेल्थी वर्किंग कंडीशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसकी, एम्प्लॉयज़ की। तो ये कुछ पॉइंट इसमें आ सकते हैं, किसमें, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, या ह्यूमन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं। वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड। देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पे, इसे अंडरलाइन कर लेना, इससे बड़ी बात अभी तक कुछ नहीं आई है, ध्यान रखना। वर्कर्स ना अपने इंटरेस्ट छोड़ सकते हैं काम में यदि उनका ऑब्जेक्टिव नेगलेक्ट करा गया, इग्नोर करा गया, भूल गए अगर आप उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, तो वो भी भूल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, उल्टा पुल्टा काम करेंगे, लेट आएंगे, टाइम से जाएंगे, लंच में ज़्यादा वक्त बिताएंगे, गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें ना वो मैनेजमेंट को बिगाड़ कर ज़रूर रख देंगे। अगर तुमने उनके ऑब्जेक्टिव को नहीं समझा तो वो भी आपके ऑब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट, मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए ये कोशिश, टू इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब ये कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी जोड़ना है आपको, साथ के साथ किसके साथ में, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। यही नहीं कि सिर्फ आप अपने ही ग्रोथ के बारे में सोचें, अपनी कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचें, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के भी ऑब्जेक्टिव को देख करके चलना है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के भी ग्रोथ को देख करके चलना है, उसके भी प्रॉफिट को आपको देख कर चलना है। आपको पता लग गया कि भाई लास्ट टाइम मेरा ये रहा था प्रॉफिट, इस बार बढ़ गया है, तो आप कोशिश करें थोड़ा बहुत बोनस वगैरह, या उनकी इंक्रीमेंट कर दीजिए आप सैलरी में कुछ, या उन्हें कुछ गिफ्ट की अपॉर्चुनिटीज़ आप दे सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। चलिए आज का जो लेक्चर है वो मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन अभी जाना कहीं नहीं है, हमें एक केस स्टडी करनी है, उसी के बाद हम कहीं जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में देखो इन्होंने एक चार्ट बनाकर दिखाया हुआ है, तीनों ऑब्जेक्टिव यहाँ दिखाए हुए हैं, और उनमें कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े थे वो सब कुछ यहाँ दिखाया हुआ है। पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा वही सारे पॉइंट हैं। कीवर्ड्स ये हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लेना है इनके, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट थे, सोशल ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताए हुए हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की केस स्टडी की तरफ। क्या है आज की केस स्टडी, देख लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। XYZ पावर लिमिटेड सेटअप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स। लैंटर्न्स का मतलब होता है लालटेन, ठीक है, पहले चला करती थी, लेकिन यहाँ पर हमें मीनिंग थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। लिटरली मीनिंग जो होता है इसका लैलटेन होता है, लैंटर्न्स का। तो सोलर लाइट जो लग रही हैं आजकल आपको पता ही है, इन अ रिमोट विलेज। रिमोट का मतलब है यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है सेंस में कि दूर दूर जो गाँव होते हैं वहाँ की बात हो रही है। एज देर वॉज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज़। जैसा कि कुछ रूरल एरियाज़ में मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रिलायबल नहीं होती है, तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा है, सेटअप करी है एक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किस चीज़ की, सोलर लैंटर्न्स की, ठीक है। द रिवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वो सफिशिएंट डे बाय डे। वो कह रहे हैं रिवेन्यू जो भी अर्न हो रहा था कंपनी द्वारा वो सफिशिएंट था डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। सो इसीलिए द कंपनी डिसाइडेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल। तो कंपनी ने डिसाइड करा अपनी प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के लिए और जनरेट करने के लिए हायर सेल्स को, ठीक है। फॉर दिस, इसके लिए दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय
people from the nearby villages as very few job opportunities were available in that area। तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि इसके लिए उन्होंने डिसाइड करा एम्प्लॉय करने के लिए पीपल को, वहीं से लोगों को उन्होंने सोचा कि हम आसपास के विलेजेस से ही उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं, क्योंकि उस एरिया में क्या थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, बहुत कम जॉब उन्हें मिलती हैं। ठीक है, तो वो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। अगर बात करें तो अभी पढ़ा था हमने, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स एंड चर्चेज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर इन्होंने करी है कि कंपनी ने क्या करा है, डिसाइड करा है स्कूल खोलने के लिए और एक चर्च वगैरह खोलने के लिए, मतलब ताकि उनकी पढ़ाई हो सके, एजुकेट बच्चे हो सकें, उनके एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं। ठीक है, तो ये मांग रहे हैं तुमसे आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव बाय कोटिंग लाइंस। वो कह रहे हैं कि एक एक लाइन को कोट करो, ठीक है, सिलेक्ट करो और ये बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव किस लाइन में छिपा हुआ है। तो सबसे पहली बात जो आ रही है, देखो यहाँ पर जो रिवेन्यू अर्न की बात आ रही थी, देखो यहाँ पर द रिवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वो सफिशिएंट डे बाय डे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट वाला वो बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दो थे इसमें सोशल जो मैंने देखे थे। पहला तो इन्होंने एम्प्लॉयज़ को क्या करा था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करी थी, और दूसरा उन्होंने जो स्कूल वगैरह चर्चेस वगैरह खुलवाए थे उसकी बात हो रही थी। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है या नहीं है, चलो देखते हैं उसे भी कौन सा क्या है। जो इन्होंने डिसाइड करा था एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ पर हायर करने के लिए, अपने ही आसपास की सोसाइटी वाले बंदे जो थे, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव था। रेलिवेंट लाइन है उसकी डिसाइडेड टू एम्प्लॉय वाली, ये वाली लाइन है, डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर अवेलेबल इन दैट एरिया। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, बिकॉज इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखो क्यों आएगा, हम सोच रहे थे सोसाइटी ऑब्जेक्टिव आएगा। वो सोसाइटी इसलिए नहीं आया क्योंकि अपने ही एम्प्लॉयज़ के बच्चों को वो क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे उनके ही अपने बच्चों के लिए। ठीक है ना, तो इट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ आ गया तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बदल गया। इसी का नाम बेटा केस स्टडी है। हाँ, इसी का नाम केस स्टडी है कि ये कन्फ्यूज़ करती है, लेकिन हमें निकलना है बिल्कुल क्लियर कट करके चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बोला था कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स एंड चर्चेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए इन्होंने क्या करे थे, स्कूल्स और चर्चेस खोले थे, तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में इन्होंने सोचा था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लेक्चर आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज मैं वीडियो आगे तभी कंटिन्यू कर पाऊँगा तब अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत सोचेंगे। ठीक है ना, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।